Hello everyone, I am Sneha, your English teacher from Nishant Academy, and today I am going to discuss some of the previous year questions of UPSC, EPFO, APFC. Okay, APFC 2023 questions. These are English questions that I am going to discuss about. Okay, let's start with the first question. तो हम जब ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक पैराजम्बल्ड है. ठीक है, तो पैराजम्बल डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी. ठीक है, देखिए पैराजम्बल करने का कोई ऐसा कोई सर्टेन कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं जब आप पैराजम्बल करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो पैराजम्बल फर्स्ट मैं आपको बताऊं पैराजम्बल होता क्या है. ठीक है, तो पैराजम्बल बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जिसके जो सेंटेंसेस है वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं. ठीक है, डिसऑर्डर में रहते हैं, उनको आपको करेक्टली रीअरेंज करना होगा. ठीक है, तो जब हम वो रीअरेंज करेंगे इसी चीज को पैराजम्बल बोलते हैं. और ये सारे क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. ये कॉमन क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश की. ठीक है, अभी ये जो पैराजम्बल है ये आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट जो है एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा. ठीक है, उसके बाद एक अडजॉइनिंग सेंटेंस होंगे और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा. तो अगर हम ठीक से देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक ही होगा. ठीक है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एक ही होगा. ठीक है, लेकिन ये जो एडजॉइनिंग सेंटेंस है वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो बहुत से हो सकते हैं. तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब जब हम पैराजम्बल के क्वेश्चंस करेंगे तो हमको पहले जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पहले आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो जब पैराजम्बल करने का कोई ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है. ठीक है, फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप अपने ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको ये पैराजम्बल करने में आपको आसानी होगी. तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से बताने की कोशिश है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, आप अगर नोट करना चाहें तो, और अगर नहीं भी चाहें तो अपने मतलब अच्छे से सुन लीजिए. ठीक है, ताकि आप समझ पाए. तो पैराजम्बल के लिए मैं आपको कुछ चीजें हैं. तो there are certain things you should keep in mind okay before doing पैराजम्बल. तो ये कुछ चीजें हैं आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पैराजम्बल करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, अब परफेक्शन तो नहीं आएगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर आप दिमाग में रखेंगे, ये कुछ चीजें हैं, तो आपको अगर आप पैराजम्बल क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहे तो कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो है ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रखिए. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टॉपिक बिफोर सीइंग द ऑप्शन. तो ऑप्शन देखने के पहले ही आप पहले ये जो टॉपिक है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए. ठीक है, ये किस बारे में है. ये जो पैराजम्बल दिया वो आप अगर लाइंस भरेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये इस चीज के बारे में है. तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चीज पहले होना चाहिए, कौन सा चीज बाद में होना चाहिए. तो आप उसे अरेंज करने में ना आपको और भी ज्यादा मतलब आपको ज्यादा हेल्प होगा, आपको इजी होगा चीजें ठीक से अरेंज करने में. ठीक है, तो ये चीज है पहला जो आपको अपने दिमाग में रखना है. सेकंड जो चीज है वो है एलिमिनेशन मेथड. आप जब देख लेंगे कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, ठीक है, आपको देख के अब टॉपिक आपको समझ में आएगा. ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है ये पहले बोल सकते हैं और ये चीज है बाद में. तो जब आप कुछ ऑप्शन में ना आप हो जाते हैं कि आप श्योर हो जाते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ही होगा, ये कभी भी कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. तो उस टाइम पे आप वो चीज है जो बाकी के जो ऑप्शन है वो इंट्रोडक्टरी के लिए आप वो एलिमिनेट कर ले. ठीक है, तो इससे क्या होगा जब आप ऑप्शन देखेंगे, मान लीजिए अगर इंट्रोडक्टरी में जो सेंटेंस है वो है डी, तो जो डी से स्टार्ट होने वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको आप फिर सिलेक्ट कर लीजिए कि इसके अलावा बाकी जो 2 ऑप्शंस है वो नहीं हो सकते. तो इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड. ओके, जो चीज नहीं हो सकता वो पहले जब श्योर हो जाए तो उसे आप एलिमिनेट कर दो, तो क्या होगा आपके जो ऑप्शंस है वो कम हो जाएंगे. ठीक है, तो कभी कभी होता है कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जो सीक्वेंशियली होते हैं. ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर दिए गए हो तो वो आप क्रोनोलॉजिकली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो आप अरेंज कर पाते हो. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना होगा कि वहां पे क्या कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर पाएंगे. ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा. हाँ,
और जो फोर्थ चीज जो आप अपने दिमाग में ध्यान में रख सकते हैं वो है रीड ऑल सेंटेंसेस टुगेदर। एक बार आपको जब आप मेंटली कुछ अरेंज कर लिए, ठीक है, ये जो फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, ये टॉपिक क्या है, उसके बाद आप वो अपने मेंटली वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब वो मेंटली अरेंज कर लिए हैं, ऑप्शन जो करेक्ट है वो टिक करने से पहले आप एक बार पूरे पैराग्राफ को एक बार एक साथ सारे लाइंस को एक साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब वो थॉरोली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वो फ्लो ठीक है कि नहीं। एक फ्लो एक ऐसी चीज है, जब आप कुछ चीजें पढ़ते हैं तो अगर आपका फ्लो ठीक नहीं है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं ये कुछ तो है जो गलत है, तो आपको पता चलेगा कि वो ऑप्शन जो है वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए जैसे अगर मैं कहूं ये आइडेंटिफाई द टॉपिक बिफोर सीइंग द ऑप्शंस, ओके, तो अगर मैं दो हिसाब से मतलब ये डिवाइड कर दूं इस दो लाइन को, अगर मैं कहूं बिफोर सीइंग द ऑप्शंस आइडेंटिफाई द टॉपिक, ठीक है, तो ये कुछ फ्लो में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा फ्लो में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई द टॉपिक बिफोर सीइंग द ऑप्शंस ये एक फ्लो में है, ठीक है। तो इससे आपको आसान, जब आप एक साथ पूरे सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फ्लो है वो ठीक है या नहीं। इससे आपको बहुत इजी होगा कि आपका आंसर समझने में कि वो जो आप आंसर दे रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस में जाती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये एक पैराजंबल है। बिफोर द जज गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं, ये जो चार सेंटेंसेस हैं, तो इनको देख के पहले आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये किस टॉपिक में है। तो ये किसी कोर्ट केस के बारे में है, वहां पे कोई हो सकता है कोई गिल्टी हो, ठीक है, या गिल्टी ना हो। तो दरअसल ये एक कोर्ट केस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक जज है, ठीक है, तो टॉपिक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई एक है जो गिल्टी नहीं है लेकिन वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो गिल्टी प्लीड कर वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब वो नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो बिफोर द जज ये क्या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये तो हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है। गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, ये हो सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, क्योंकि इसे हम कुछ चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लग रहा है कि इसके बाद और भी कुछ चीजें होंगी, पॉसिबल है, ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस आना पॉसिबल है, तो ये हम ऑप्शंस में रखेंगे, ठीक है। वाज कॉम्प्रिहेंसिबल, पहले तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, किसी भी वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी, ये एक हो सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन से स्टार्ट है, ठीक है, और लग भी रहा है कि इसके बाद भी हो सके तो बाद में कोई सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देख लें, पहले ही मैंने कह दिया है कि ये तो नहीं होगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगर देखें तो पी और आर से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग पहले से ही हमको एलिमिनेट कर दिए हैं ये दोनों, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। साथ में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें। अगर हम इससे स्टार्ट करें, given that he was clearly innocent, his decision to plead guilty before the judge was incomprehensible. अगर ये हम ऐसे बोलें तो ये एक फ्लो तो आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरे को बोले, ठीक है, his decision to plead guilty before the judge was incomprehensible given that he was clearly innocent, ये given that उसके बाद अगर बोले तो ज्यादा अच्छे से वो फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। QFPR के हिसाब से गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर है वो राइट है। तो करेक्ट आंसर हाँ यही है, 3 नंबर ही है जो करेक्ट है। गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ओके। Now come to the second question. Second question भी पैराजंबल है। When your stated principle, it is difficult, are at odds with your ground realities to practice what you preach. ठीक है। एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले तो ये जो है आर, ये एक आर से स्टार्ट है, मतलब ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है,
और उससे तो कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन एक चीज आप ये देख सकते हैं इसमें, एक चीज आप अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर से जो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये अगर आर से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले कोई एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस किसी प्लूरल चीज पे खत्म होगा, प्लूरल चीज पे खत्म होगा, इसीलिए ये आर से स्टार्ट है। तो उस हिसाब से अगर किसी भी हम लाइन को देख लें, तीनों लाइन को, इसमें ये जो चीज है वो प्रिंसिपल्स जो है वो एक प्लूरल नंबर पे खत्म हो रहा है, जिसके साथ हम ये ऐड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो एक के बाद होगा, ठीक है। When your stated principles are at odds with your ground realities, ओके तो ये जो है वो एक के बाद दूसरा होगा, ये क्लियर है। अब आते हैं कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में, तो टू से क्या कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हो सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो क्यू में है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच when your stated principles are at odds with your ground realities, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा पहले होगा? इट इज डिफिकल्ट, तो क्यू से पहले होगा, तो क्यू से ये पहले है, ठीक है, क्यू से ये दोनों पहले हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो टू एस, तो मतलब इसमें एस पहले बाद में है। टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल, तो ये है पी, तो ये पी भी मैच हो गया, और ये है लास्ट में आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटी, ये भी मैच हो गया। तो क्यू एस पी आर ये जो है वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये सही ऑप्शन है या नहीं। हाँ, तो ये 4 नंबर ही सही ऑप्शन है, और ये है होल सेंटेंस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल्स आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो हम जो ये देख रहे हैं, तो ये भी, और अगेन ये थर्ड नंबर भी पैराजम्बल ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? पीपल इन डायर नीड, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट फॉर असिस्टेंस रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। अगर हम ये देख लें तो जो पहला वाला जो है, जो पहला वाला हमने किया था, पहला वाला क्वेश्चन वो इट से स्टार्ट हो रहा था, है ना, जो इसका जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस था वो इट से स्टार्ट हो रहा था। तो अगर हम देखें तो ये भी यहाँ पे एक इट से स्टार्ट है, तो हमको ये पता चले कि इट से भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के हिसाब से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट, तो दैट के बाद कुछ और होगा, ठीक है। दैट फॉर असिस्टेंट, दैट के बाद फॉर तो नहीं होगा, हाँ, तो ये तो नहीं होगा उसके बाद फॉर असिस्टेंट। तो इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर असिस्टेंस, ठीक है। ये एक हो सकता है, ये नॉर्मली आ रहा है, ये फ्लो में आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देख लें तो फर्स्ट ये क्यू आ रहा है, ठीक है, क्यू, ठीक है। इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट, हाँ, पी में पीपल इन डायर नीड, पी भी आ रहा है, ठीक है। एस रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी आ रहा है, और फॉर असिस्टेंस आर में ये भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जब ये एक साथ पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, ये ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मली ये एक फ्लो में आ रहा है, तो हम इसको चूज कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। ये भी पैराजम्बल है। बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स नो मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस, तो ये है 4 सेंटेंसेस। तो अगर हम देखें तो बिटर फाइट्स कुछ भी मीनिंग तो नहीं हो रहा है, तो ये तो पहले वाला नहीं होगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। बिटवीन द टू राइवल सेंटेंस, ठीक है। बिटवीन से अगर स्टार्ट होगा तो अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं लगेगा, तो ये कि इसको भी हम काट दे रहे हैं, ठीक है। ऑन मोर देन वन ओकेजन, ये हो सकता है पर फिर भी उतना ज्यादा फ्लो में नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आई है। जब आई आ रहा है तो ये एक पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले ही बोल सकते हैं आई हैव विटनेस, ओके। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये हो सकता है। तो एस से कौन सा ऑप्शन है? एस से 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों फिर माइनस कर दीजिए, ये तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एस से अगर आई हैव विटनेस, और एस के बाद आई हैव विटनेस, आई हैव विटनेस बिटर फाइट्स, अगर पी सेकेंड हो, आई हैव विटनेस, तो ये वाला सही होगा, आई हैव विटनेस बिटर फाइट्स क्यों बिटवीन द टू राइवल टीम्स, ये भी हो सकता है। नो मोर देन वन ओकेजन,
हाँ, तो ये भी सही होता है, ये पूरा फ्लो में आ ही गया। अगर हम इस ऐसे करेंगे कि आई हैव विटनेस, क्यों पहले बिटवीन द टू राइवल टीम्स आर बिटर फाइट्स नो मोर देन वन ओकेजन, ये ठीक फ्लो में आएगा भी नहीं। अगर आप पढ़ के ही देखें तो ठीक से आपको समझ में आएगा कि ये चीज बहुत ही अटपटा सुनने में लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो SPQR है वही करेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। और ये आ रहा है आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। ही इज वेंचफुल बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड डायबोलिकल नेचर वेर क्लियरली रिवील्ड। तो अगर हम ये देखें, ठीक है, तो प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो एक हिसाब से वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ही इज वेंचफुल, ही इज वेंचफुल, उसके वेंचफुल के बाद ये एक जो वेंचफुल है ये एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद डायबोलिकल नेचर भी आ जाएगा, ही इज वेंचफुल एंड डायबोलिकल नेचर, ठीक है। तो ये दोनों बोलने के बाद, ये दोनों क्योंकि एक साथ बोल रहा है तो ये एक प्लूरल सेंटेंस हो गया, तो उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब तो लगेगा ही, वो है वेयर, ठीक है। तो ही इज वेंचफुल एंड डायबोलिकल नेचर वेर क्लियरली रिवील्ड, किससे रिवील्ड होता है? बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको नॉर्मली वो फ्लो आ जाएगा कि इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अगर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो पी से कौन स्टार्ट हो रहा है? पी से ये और ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ही इज वेंचफुल एंड डायबोलिकल नेचर जो है आर, तो इसमें आर है, इसमें इस ऑप्शन में आर है, वेर क्लियरली रिवील्ड, तो उसके बाद एस होगा, ये भी क्लियर, ये भी एस भी है, और उसके बाद बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ऑन हिज फेस, तो उसके एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा है कि वो एक बहुत ही वेंचफुल और डायबोलिकल नेचर का इंसान है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो द सब्जेक्ट इज ही इज वेंचफुल एंड डायबोलिकल नेचर फॉलोड बाय द मॉडिफाइंग फ्रेज वेर क्लियरली रिवील्ड एंड एंडिंग विद द बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ठीक है। तो द सेंटेंस फ्लोज फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉज एंड देन इफेक्ट, तो द करेक्ट आंसर इज PRQS। तो हो गया हमारा 5 क्वेश्चन था, हमने देख लिया 5 क्वेश्चन से जो पैराजम्बल से थे, ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, उसमें 20 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 20 टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो इन इंग्लिश के क्वेश्चन में 5 हमने देख लिया कि 5 क्वेश्चंस आ गए पैराजम्बल से, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पैराजम्बल में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्राइजिंग सेंटेंसेस इन विच वन वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड, चूज द रिस्पॉन्ड ABCD which is the closest to the meaning of the underlined word, mark your response in the answer sheet। तो हमको पता चल रहा है कि ये जो है ये क्लोजेस्ट मीनिंग का ये क्वेश्चंस चालू होगा, ठीक है, जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो, ठीक है। तो क्लोजेस्ट मीनिंग के लिए पैराजम्बल का तो मैंने आपको बताया है, लेकिन क्लोजेस्ट मीनिंग जो होता है ये पूरा वोकैब के ऊपर बेस होता है। यू हैव टू रीड, ओके, रीड न्यूज़पेपर्स और अदर आर्टिकल्स, ओके, कुछ भी हो वो आप इंग्लिश में पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका वोकैब भी होगा, डेवलप होगा, ठीक है, आपका वोकैब इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से अगर आप इंक्रीज करेंगे उतना ही आपको, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो इस चीज का कोई ट्रिक या कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको पूरी वोकैबुलरी आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ भी आपको मिले इंग्लिश में वो आप पढ़िए, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कोई आर्टिकल हो सकता है, वो कोई मैगजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप फोन में कुछ लीजिए, जो भी पढ़े इंग्लिश में पढ़े, तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होगा, ठीक है। और जितना आप पढ़ेंगे ना, उसमें और एक चीज भी है जो आपको ईजी हो जाएगा, कि हमको पता है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आते हैं, तो इंग्लिश के अगर 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट कुछ एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप चाहे तो इंग्लिश को आप 10 मिनट से भी कम में आप कर सकते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ पाए, ठीक है। सबका बैकग्राउंड तो इंग्लिश नहीं होता, तो कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़ने में ही टाइम चला जाता है, ठीक है, पढ़ने में टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो पेपर्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के जो पेपर होते हैं, आगे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उनमें क्या होता है, हमको ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन टाइम तो सबको इक्वली अगर हम डिवाइड करें, तो उन चीजों में जिसमें ज्यादा टाइम लगता है हम तो नहीं दे पाएंगे ना।
तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को अगर हम जल्दी खत्म कर ले तो दूसरे जिन चीजों में हमको मैथ को करना पड़ता है, करके देखना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, रीजनिंग में भी थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है, टाइम लगता है, और अगर हम जीएस में भी देखें तो उसमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर हम इंग्लिश को जल्दी कर लें तो इससे हमारा दूसरे पेपर्स में भी फायदा होगा। हाँ, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आपको इंग्लिश में पढ़ना, कि कुछ भी पढ़े, मैगजीन पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े या कोई आर्टिकल पढ़े, सब कुछ आप इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे तो आपका जो है रीडिंग वो ठीक हो जाएगा। तो आप बहुत स्पीड से आप वो पढ़ पाएंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और ये जो वोकैबुलरी का स्टॉक भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपको इजीली आप ये मीनिंग जो है, जो सिनोनिम, एंटोनिम और जो क्लोजेस्ट मीनिंग्स आते हैं वो आपको करने में आसानी होगी। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये सब इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अपना पूरा ही फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी हो, अगर स्कूल में आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी स्टेट लैंग्वेज हो, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश में करने की कोशिश, सब कुछ इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, इससे आपका वोकैब भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लोजेस्ट मीनिंग का है। द एसे was badly researched and contained several platitudes and generalizations। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? ये क्लोजेस्ट मीनिंग है, और क्लोजेस्ट मीनिंग किसका है? प्लैटिट्यूड। हाँ, अगर हम देखें, सबको तो सब मीनिंग पता नहीं होता ना। प्लैटिट्यूड आपको पता हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर हमको प्लैटिट्यूड का मतलब नहीं पता, समझ लीजिए आपको प्लैटिट्यूड का मतलब नहीं पता। ठीक है, हमेशा सब कुछ पता हो ये तो जरूरी नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये पहले आप मत देखिए, आप देखिए क्या है। द एसे वाज बैडली रिसर्च्ड एंड कंटेन सेवरल प्लैटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। अगर प्लैटिट्यूड को हटा भी दे तो हमको समझ में आ रहा है कि ये किस टॉपिक के बारे में ये बोला गया है, कि ये एसे के बारे में बोल रहा है, जो एक रिसर्च एसे के बारे में, वो बहुत ही खराब तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बैडली रिसर्च, ये एक नेगेटिव कमेंट है, तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग भी है, मतलब ये प्लैटिट्यूड भी जरूर कोई नेगेटिव ही चीज बोली गई होगी, और तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव तरह के ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप कुछ पढ़ेंगे या कुछ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो पहले एक बार पढ़ के उसका थोड़ा टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए, वो पढ़ने के ही आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको क्लोजेस्ट मीनिंग समझने में उसको आसानी होगी, अगर आपको उतना पता भी नहीं होगा कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, हमेशा तो सबको पता नहीं चलता ना। तो ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इम्प्रिसाइज कमेंट्स, ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज, वेग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। तो ये है 4 ऑप्शन। तो आंसर क्या है? आंसर नंबर 3 वो क्या है? वो है ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज। तो हमको पता चला कि प्लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है? ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज। So the essay was badly researched and contains several, which means often used and unoriginal, मतलब जो words हैं, वर्ड शायद वो इस essay में वर्ड यूज कर रहे हैं, वो बार बार ही वो यूज हो रहा है। ठीक है, एक वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं जो उतना ओरिजिनल भी नहीं लग रहा है, जो उसके टॉपिक के साथ उतना ज्यादा रिलेटेड भी नहीं, फिर भी वो उस वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लैटिट्यूड। ठीक है, तो प्लैटिट्यूड्स आर डल, ओवरयूज्ड, अनओरिजिनल रिमार्क्स और स्टेटमेंट, स्पेशली दोज that are presented as if they are significant or insightful। ठीक है, आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। The judgment of beauty is based on the human capacity for disinterested pleasure in the natural world। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शंस देख लें तो ऑप्शंस क्या है? indifference, free of all self interest, not caring for something, extremely focused। तो अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट है द जजमेंट ऑफ ब्यूटी बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है? हम नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को तभी जज कर पाएंगे, तभी उसको समझ पाएंगे जब हम उसके लिए हमारे खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसको अगर हमको उसके वो कितनी ही सुंदर है, उसको हमको अगर उसकी तारीफ करनी है, तो हम जब तारीफ करते हैं उसके उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट रहता है? हमेशा नहीं रहता। जब हम कुछ नेचुरल किस चीज के लिए, उसके लिए हमको क्या, नेचर हमको क्या देगी? हम किसी इंसान की तारीफ करें, शायद हो सकता है मुझे उस इंसान से कुछ मतलब हो, इसलिए हम शायद उसका तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर
यहाँ पे हम किसी नेचुरल चीज का, कुछ फ्लावर का हो, क्या कुछ स्काई का हो, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी के ब्यूटी को जज कर रहे हैं, तो उससे क्या हमें कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो हम तभी उसको जज कर पाएंगे जब हमारे लिए उसके लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उस हिसाब से डिसइंटरेस्टेड के लिए ये जो फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, ये जो 2 नंबर का है ऑप्शन, वही होगा सही। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वाज नाउ इन अ डेरिलेक्ट स्टेट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 100 years old का एक बिल्डिंग है जो डेरिलेक्ट स्टेट, मतलब ये पहले हमको ये पता चल रहा है कि ये एक ओल्ड कॉलेज बिल्डिंग है, तो अगर ओल्ड है तो जरूर मेंटेनेंस तो नहीं होगा। ठीक है, तो डेरिलेक्ट स्टेट से हमको यही पता चले कि ये कुछ एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं, जो स्टेट का मतलब क्या है, वो उस बिल्डिंग में कोई काम नहीं हुआ है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है, वो शायद टूटा फूटा सा दीवार के पेंट उड़े हुए हैं। तो इससे हमको पता है कि ये यही हो सकता है कि इसका डेरिलेक्ट का मीनिंग। तो अब हम इसके क्लोजेस्ट मीनिंग के ऑप्शंस में जाएंगे। तो क्या है, प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर डेरिलेक्ट स्टेट, अगर यहाँ पे डेरिलेक्ट को आप हटा दें, यहाँ पे अगर उसके जगह यहाँ पे ये बिठाएं कि द 100 years old कॉलेज बिल्डिंग वाज नाउ इन अ प्रिजर्व्ड और फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू स्टेट, ये हो ही नहीं सकता, ये बैठेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो ये तो आप कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, ये हो सकता है एक, और एक हो सकता है नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, ये तो नहीं होगा। ये पता ही चल रहा है कि ये कुछ नेगेटिव चीज बोल रहे हैं कि इसका स्टेट बहुत ही मतलब खराब स्टेट में है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। माई सेरेंडिपिटस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वाज टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। ठीक है, तो माई सेरेंडिपिटस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वाज टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। ये पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि ये कोई है जिसको आपने बस में, आप किसी से, एक अननोन पर्सन से मिले हो, जिसके मिलने से आपके लाइफ में एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप जब किसी इंसान को जिसको आप जानते नहीं हो अचानक से मिलते हैं, ठीक है, तो इस चीज के इससे रिलेटेड कौन सा मीनिंग हो सकता है वो हम देखेंगे। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट हो सकता है, पर फॉर्चुनेट हम ज्यादा यूज करते हैं तब उन चीजों के लिए जिन चीज में हमको ऑलरेडी पता हो। बट इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि ये जो इंसान है वो एक अननोन पर्सन है। ठीक है, दिस इज एन अननोन पर्सन, सो इट कांट बी फॉर्चुनेट। Generally we use fortunate for someone we already know. We are fortunate that we met on the bus. Okay, we are very fortunate that we met on the bus after so many times. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो फॉर्चुनेट नहीं होगा। ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये भी नहीं होगा। क्यों होगा? माई ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। सडन एंड अब्रप्ट, ये हो सकता है। ठीक है, सडन एंड अब्रप्ट हो सकता है। और अ चांस इवेंट, ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि इस अननोन पर्सन से हम बाई चांस मिले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो 4th ऑप्शन है, नंबर 4, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अ चांस इवेंट, माय सेरेंडिपिटस एनकाउंटर का मतलब है बाई चांस किसी को मिलना जिसका इम्पैक्ट आपका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ा हो। ठीक है, तो सेरेंडिपिटस मीन्स समथिंग अकरिंग और डिस्कवर्ड बाई चांस, ऑफन इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। तो सही बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट विथ स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लिसेंसी। तो ये जो है यहाँ पे हमें को कॉम्प्लिसेंसी का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो समझना होगा। तो पहले हम ये टॉपिक्स, ये किस बारे में बोला गया है इस लाइन में वो समझ लें। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है इन स्पाइट ऑफ आवर विक्ट्री। ठीक है, तो विक्ट्री होने के बाद ही तो कोई गेम है शायद जिसमें विक्ट्री हुआ है। कभी कभी बोलते हैं ना कि विक्ट्री होने के हम जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत वो प्राइड आ जाए या हम लोग बहुत केयरलेस हो जाए या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो उस हिसाब से कॉम्प्लिसेंसी का उसी के नजदीक कुछ मीनिंग हो सकता है। ठीक है, कि हम जीत तो गए हैं पर उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो इससे हमारे बाद के जो मैचेस हैं या जो गेम्स है उनमें वो इफेक्ट पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या है, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, ये एक हो सकता है। अ डिफेंसिव एटीट्यूड,
नहीं, ये डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिफेंड करने का कुछ है ही नहीं, ये कोई डिफेंसिव, ये कुछ एटीट्यूड के, ये फीलिंग के बारे में बोला गया है। प्राइड हो सकता है, पर प्राइड जनरली ये कॉम्प्लिसेंसी का उतना क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी का हो सकता है पर उतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी मतलब हमको कुछ कंप्लीट होने का जो एक फीलिंग होता है कि हाँ मैंने ये कर दिया है। तो इसके लिए ये जो स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड जो है, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर जो 1 है, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, ये ऑप्शन है कॉम्प्लिसेंसी का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग, ठीक है। तो ये है सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लिसेंसी इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन विद वंस अचीवमेंट, ऑफन व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ डेंजर्स और फ्लॉज। तो हम कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ ये हमने कर दिया है, हम खुश हो गए, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो हम खुश हो रहे हैं और पहले से ही थोड़ा करके इतना सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इससे हमारे बाद के जो अचीवमेंट है उनमें उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पहले से सेटिस्फाइड अगर आप हो जाए किसी चीज को करने के बाद, तो बाद की चीजें करने में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मैंने तो पहले कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, आप जब नेक्स्ट कोई गेम खेलेंगे या कुछ एग्जाम देने जाएंगे या कुछ करेंगे, तो उसमें आपका वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है कॉम्प्लिसेंसी का मतलब, पहले से ही बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना कि मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बात के जो डेंजर्स है उसके लिए आप अनअवेयर है। तो यही है कॉम्प्लिसेंसी का क्लोजेस्ट मीनिंग, ठीक है, स्मार्ट एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक अनसीन पैसेज है, ठीक है। तो अनसीन पैसेजेस को हम कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमको पहले पूरा रीड करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये सबका अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चंस डील करने का, मैं ये अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ। पैसेज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप ठीक से पढ़ लो तो इसे कम से कम इसमें आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे उस पैसेज से। अगर आप ठीक से एक बार हो सके अगर ठीक से पढ़ लो तो आपको वो 5 के 5 वो क्वेश्चन आपको करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो पैसेज वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आप करें, पढ़ें, पहले पढ़ें। तो इस पढ़ने के लिए क्या होता है, कभी कभी ये मेरा ओपिनियन है, सबका खुद का क्वेश्चंस को डील करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आप अपने तरीके में कंफर्टेबल है तो आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं ये आपको बोलना चाहूंगी, जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो पैसेज वाले क्वेश्चन पहले कर लो। क्यों, क्योंकि मैं क्यों ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप पैसेज वाले को, हम जब पहले इतने सारे क्वेश्चंस करते करते आएंगे, हमको टाइम का पता नहीं चलता। कभी कभी देखते हैं कि कुछ ये मीनिंग के क्वेश्चंस हो, ये पैराजंबल, ये करते करते सोचते सोचते ही बहुत टाइम चला गया, अरे आधा घंटा चला गया, अभी तो मुझे दूसरे पोर्शंस भी बाकी है। तब क्या होता है, जनरली पैसेज लास्ट में या मिडिल में होता है, तब हम क्या जल्दी जल्दी में पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जल्दी में पढ़ के ये खत्म करके। लेकिन जल्दी में क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े पैसेज, जनरली तो ये सारे पैसेजेस कोई आर्टिकल से उठाए हुए होते हैं, तो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े, हम लोग जनरली लाइफ में वो वर्ड्स आपको किसी न्यूज़पेपर या इसी चीज में, एक आर्टिकल्स में मिलेंगे, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम को आप नहीं देते, तब जब आप क्वेश्चंस में जंप करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से अगर आप कोशिश कीजिए कि पहले जब आप इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हो, पैसेज पहले कर लो, क्योंकि जब हम पहले बैठते हैं ना, हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, हम ज्यादा, हमको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट में अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से वो पढ़ पाओगे। एक बार पढ़ने से ही वो, अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपको 2-3 बार या 4 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपसे अच्छे से पूरा पैसेज जो है पढ़ लो, ठीक है, उससे आप आराम से 5 के 5 क्वेश्चन कर पाओगे और आपके जो वो 5 नंबर है वो आपके फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये कोशिश करती हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आसानी होगी, आपको इजी होगा ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको जल्दी रीड कर लेंगे, तो ये आपका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना मेथड होता है क्वेश्चंस डील करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग this passage. The Millet project of M.S. Swaminathan Research Foundation had 3 objectives: to preserve crop diversity in local millet varieties, to increase production
and the consumption of millets and to enhance farm incomes. तो पहले लाइन पढ़ने से पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चरल बेस्ड कोई आर्टिकल है, ठीक है। ये जो भी टर्म्स आएंगे वो एग्रीकल्चरल बेस्ड होंगे, वहां पे फार्मेसी बेस्ड होंगे, ठीक है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम अगर वो देखें तो पहले आपको पढ़ के ये समझना होगा कि ये किस टॉपिक में बोल रहे हैं, तब जब आप बाकी पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी वो आपको वर्ड्स समझ में आने लगेंगे, ठीक है। कभी कभी होता है क्या, आप एक पैसेज पढ़ रहे हो सकता है कि आपके उसमें 3-4 वर्ड नहीं पता हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है 5-6-10 वर्ड्स नहीं पता हो। अगर पता भी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस पूरा पैसेज एक साथ पढ़ लीजिए। जब आप पूरा पैसेज एक साथ पढ़ लेंगे ना तो उसका ओवरऑल जो मीनिंग है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, चाहे आपको कुछ सर्टेन वर्ड्स के मीनिंग एग्जैक्टली पता हो या ना हो, ठीक है। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा उस पैराग्राफ का हो या उस पैसेज का हो उसका मीनिंग आपको किस बारे में बोला गया है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ so the millet project of the MS Swaminathan Research Foundation had 3 objectives: to preserve crop diversity in local millet varieties, to increase production and consumption of millets, and to enhance farm incomes. The Kolli Hills block of Namakkal district, the project area is a distinct geographic and agroecological region of Eastern Ghats populated by income poor scheduled tribe households. There had been rapid decline in minor millet cultivation and a shift in land use towards more profitable crops such as cassava, tapioca, pineapple, coffee and pepper. As the Indian Council of Agricultural Research ICAR has pointed out, the area under nutri-cereals has declined steeply in India since the mid-1980s, from 41 million hectares in the 1980s to 24 million hectares in 2017 and 18. The reason for a shift in land use include low yields, further processing of millets in a time-consuming and laborious task undertaken by women. Additionally, very little was marketed and a tiny share of grain was processed into value-added products. The project intervened in 3 areas. First, yield enhancement was attempted using a combination of participatory varietal trials for improved seeds, new agronomic practices and new technology. Community seed banks were designed and constructed to conserve, restore, revive, strengthen and improve local seed systems. Second, customized post-harvest machinery, pulverizers and dehulers were introduced. The introduction of small-scale localized mechanical milling operated by self-help groups was a game changer. The third major initiative was training. The Kolli Hills Agro Biodiversity Conservers Federation KHABCOFED was formed to oversee all the activities relating to training and value addition. Ready-to-cook products were branded under the Kolli Hills Natural Foods label and marketed links established. Net returns from value-added products were 5 to 10 times higher than those from grains. Yields have risen as a result of improved seeds, agronomic practices and intercropping. There have been significant improvements in income from millet farming. The shift from hand pounding of millets has introduced the drudgery for women and encouraged millet consumption. The number of households using machinized dehulers and pulverizers has risen and technology has been marked to कृषि विज्ञान केंद्र अक्रॉस तमिलनाडु। ये पूरा पैसेज पढ़ के हमको समझ में आ गया ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड आर्टिकल है और मेनली ये मिलेट फार्मिंग के ऊपर है। तो ये चीज तो हमको क्लियर हो गई है और पढ़ते पढ़ते हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चल रहा है। अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम उन चीजों को उससे रिलेट कर पाएंगे। तो आपको कम से कम इस स्पीड में तो आपको पढ़ना ही होगा एक बार, ठीक है। इसे एक बार में ही आपका हो जाएगा जितना भी समझना होगा क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो व्हाट डज एग्रोइकोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज? तो क्या इसका मतलब हो सकता है एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चरल यील्ड? नहीं, ये नहीं हो सकता।
एरिया सुटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, टूरिज्म के बारे में तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एरिया विद पोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी नहीं होता क्योंकि पोल्यूशन के बारे में उतना कुछ बोला नहीं गया है पैसेज में, ठीक है। अगर आप एक बार ही पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में बोला गया है, किस चीज के बारे में बोला नहीं गया है, कौन सा वर्ड वहां पे आप पढ़ते वक्त आपको पढ़ा था, कौन सा वर्ड नहीं पढ़ा था। एक बार अगर ठीक से ध्यान से पढ़ ले तो ये आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है, एरिया मेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स इन टेंडन विथ नेचर, ये एक हो सकता है। हम सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में हम पढ़े हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है, तो ये 4th नंबर करेक्ट है, ठीक है। एरिया मेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क इन टेंडन with nature. The phrase agroecological region in the context of the passage refers to the naturally suited area for farming that supports environmental sustainability and is inhabited by tribal communities. तो ये ट्राइबल, इसका मतलब क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के यहाँ पे ये जो एरिया है वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है वो नेचुरली बहुत सूटेड है ये मिलेट फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो नेचुरली सूटेड का मतलब होता है सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है। इससे अगर हम यहाँ पे अगर फार्मिंग करें तो उसमें एनवायरमेंट ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एनवायरमेंट में, तो इसीलिए इसका मतलब यही है। Now come to the next question. There has been rapid decline in minor millet cultivation because, तो minor millet cultivation में मैसिव डिक्लाइन हुआ है, क्यों हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। The millet crop requires special manures to grow. Special manures to grow. The land of Namakkal district is not suitable for growing millet. तो the crop special manure to grow ये नहीं होगा, ये तो बड़ा नहीं है। The land of Namakkal district is not suitable for growing millet, ये तो हो भी नहीं सकता। There has been shift towards growing more profitable crops, ये हो सकता है क्योंकि अब आप अगर ठीक से पढ़े तो आपको याद आएगा कि वहां पे मिलेट के अलावा भी दूसरे क्रॉप्स के बारे में बोला जा रहा है, और यहाँ पे यही इशू है वो डिस्कस करना है कि मिलेट फार्मिंग क्यों कम हो गया है। तो उसके लिए उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वहां पे दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी बताया गया है, उसमें पाइनएप्पल है और वो पेपर है और भी कुछ क्रॉप्स है, ठीक है, तो वो हमको याद है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है there has been shift towards growing more profitable crops। और उसके बाद देख सकते हैं the land is declared as not climate resilient for the production of millet, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन इन द पैसेज। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, enough was not done for the marketing of millet as a diverse product, a small quantity of millet is used with other grains, ये तो नहीं होगा, ठीक है। the demand for millet is not very encouraging, ये भी ठीक से मतलब वहां पे वो अच्छे से मेंशन नहीं था कि डिमांड है भी या नहीं, ठीक है। millet does not have potential health benefits, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये a tiny share of grain was processed into value added products, इससे होगा enough was not done, ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। enough was not done for the marketing of millet as a diverse food product, ओके। तो देख लेते हैं, हाँ ये नंबर 1 ऑप्शन ही करेक्ट है। The statement highlights that although millets were produced, very little was processed or marketed into high value products, indicating a lack of attention to value addition and promotion। तो क्या होता है कि मिलेट प्रोड्यूस होता है पर फिर भी उसकी ज्यादा मार्केटिंग नहीं होती। हम देखते हैं कि आजकल बहुत से अलग अलग ग्रेन्स के हम लोग आटे और मैदे के अलावा भी और भी ज्यादा ग्रेन्स के जो क्योंकि वो उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसीलिए हम वो खाते हैं, ज्वार हो वो बाजरा हो कुछ भी हो, ठीक है। पर मिलेट के लिए मिलेट का उतना ज्यादा क्या होता है, उसका ज्यादा मार्केट नहीं होता, वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए उसका डिमांड भी कम है। हाँ, तो यही ये चीज यहाँ पे बोली गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल माइनिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज अ गेम चेंजर। What does it means in the passage? तो हमको पता चल रहा है कि जब हम वो पैसेज पढ़े थे तब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस हुआ था, वो है मिलिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो स्मॉल लोकलाइज कोई ग्रुप्स है वो चलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है मशीनरी फॉर प्रोसेस मिलेट इन इज नॉट एडवांस इनफ,
Self-help groups are active in improving machinery for various crops. The use of improvised local machine for removing husk from millets has been a turning point for millet farming. The process of milling and the millet is at a small scale. तो ये है, ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर है. द यूज ऑफ इम्प्रोवाइज लोकल मशीन, वो मशीन के नाम भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो पल्वराइजर्स और वो और एक भी है, ठीक है. तो क्योंकि हम मशीन के नाम पढ़ चुके हैं तो यही एक सही ऑप्शन होगा. द यूज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड लोकल मशीन फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मिलेट फार्मिंग. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिलेट yield has increased because, अब ये इंक्रीज क्यों हुआ है, ये इंक्रीज करने के बारे में ही, क्योंकि कम था, इंक्रीज करने के बारे में ही ये पूरा पैसेज है. इसका क्या क्या ऑप्शन है. सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर बीइंग फॉलोड, farmers are exporting millet, more labor is employed for farming, easy bank loans are available. तो ये बैंक लोन्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा था. मोर लेबर्स के बारे में भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फार्मर्स आर एक्सपोर्टिंग में इसके बारे में तो कुछ था ही नहीं. लेकिन हाँ ये था, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग अलर्ट. तो ये हमको पता है कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में है, ठीक है, मिलेट के फार्मिंग के लिए. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम लोगों का जो पैसेज वाला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया. यहीं पे हमने देखा कि वहां पे 5 क्वेश्चन है ऑलरेडी. ठीक है. तो हम अभी तक क्या देखे कि हमने 15 क्वेश्चन, वी ऑलरेडी डन 15 क्वेश्चन. ओके. उनमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो थे आपके पैराजम्बल के ऊपर. नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन थे वो थे क्लोजेस्ट मीनिंग्स के ऊपर. उसके बाद जो 5 क्वेश्चन थे वो थे अनसीन पैसेज से. ठीक है. और उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है अब हम वो देख लें. तो ये भी हम देख सकते हैं कि a phrase given in italic, choose the one from among the options, best describe the phrase and the mark the response of the answer sheet. तो यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है. ठीक है. उस फ्रेज के लिए सबसे क्लोजेस्ट जो फ्रेज से मीन करेगा, मीनिंग होगा जो इस फ्रेज के लिए, जो हम, तो ये हम एक तरीका कर सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है. ठीक है. इस होल पैसेज, ये होल फ्रेज के लिए एक वर्ड हम चूज करेंगे जो इससे क्लोजेस्ट मीन करेगा. ठीक है. इसका मीनिंग इससे सबसे क्लोजेस्ट होगा. हर पोएट्री नॉट ओनली सक्सीड्स in brilliantly capturing the beauty of nature, but also carrying the power to suggest that which is too great and beautiful to be expressed in words. तो हर पोएट्री नॉट ओनली सक्सीड इन ब्रिलियंटली कैप्चरिंग, तो ये एक पोएट्री के बारे में है, पोएट्री के ब्यूटी के बारे में, जो पोएट्री नेचर के ब्यूटी के बारे में है. ठीक है. बट ऑल्सो कैरी द पावर टू सजेस्ट दैट विच इज टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू एक्सप्रेस इन वर्ड. इतना ही ब्यूटीफुल है जो वर्ड से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो उसकी पोएट्री जो नेचर के बारे में इतनी ही ब्यूटीफुल है कि हम वो वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है. द अननोन, द प्रोस्क्राइब्ड, द इनटैंजिबल, द इनएफेबल. तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट क्या है, वो इनएफेबल है, क्योंकि इनएफेबल का मतलब है कुछ एक ऐसी चीज जिसको हम वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीज. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है. इनएफेबल रेफर्स टू समथिंग सो वंडरफुल और एक्सट्रीम दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड व्हिच मैचेस द फ्रेज इन इटैलिक. ओके, ये छोड़ दीजिए, ये गलत टाइप हो गया है. तो इनएफेबल refers to something so wonderful and extreme that we can't express with the words. Okay. तो इसीलिए जो 4th नंबर है ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन. तो ये चीज आपको सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स है ये आपको मैंने पहले ही मैंने बोल दिया है कि आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2023 का जो क्वेश्चन है हम देख रहे हैं कि ये वोकैब बेस्ड बहुत ज्यादा है. इसमें आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रामर है पर यहाँ पे उतना ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे ज्यादा इस बार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी वोकैबुलरी पे ज्यादा ये लोग ध्यान दे देते हैं, कभी कभी ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं. ठीक है. तो इस बार तो आपको दोनों ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी यही एक चीज है को अच्छे से सब कुछ रीड करना पड़ेगा. कुछ भी हो, कहीं से भी हो, आप उठा के बस पढ़िए जो इंग्लिश में हो, इससे आपके वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होंगे. और एक चीज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वर्ड स्टॉक इंक्रीज होगा. ठीक है.
इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन ट्रिक नहीं है। वर्ड मीनिंग जो है आप सेंटेंस समझ के आप अंदाजा लगा कर सकते, बट उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, वो फ्रेज के या सेंटेंस के, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जहां से भी हो आपको ये वोकैबुलरी प्रैक्टिस करने के लिए आप जहां से भी क्लोजेस्ट मीनिंग्स के जो क्वेश्चंस है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चंस है, ये सब आप प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट, द गवर्नमेंट पॉलिसीज were aimed at relieving the distress of the homeless, the unemployed and the poverty stricken section of the society। तो यहाँ पे जो इटैलिक में है वो है poverty stricken section, तो उसका क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नीडी नहीं, पॉवर्टी है, किसी कोई पुअर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीडी है। कभी नीडी का मतलब है क्या, हमको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा नीड है, वो मुझे चाहिए, वो कोई अमीर इंसान भी नीडी हो सकता है, ठीक है। जो पॉवर्टी स्ट्राइकन है, जो पुअर है, वही नीडी होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नीडी उतना ज्यादा क्लोज नहीं आएगा। नाउ इंडिजेंट, ये एक हो सकता है, इसका मतलब है पुअर। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज किसी भी सिनेरियो में डिसएडवांटेज हो सकता है, ऐसा कोई मतलब बात नहीं है कि आप पुअर है तभी आप डिसएडवांटेज है। कभी कभी केसेस में आपके कास्ट बेसिस पे भी आपको डिसएडवांटेज माना जाता है, कहीं कहीं में आपको बहुत सोशल रेस्ट्रिक्शंस सहने पड़ेंगे, ठीक है। तो और चैलेंज तो फिजिकली चैलेंज भी होते हैं, तो ये जो 3 है ये तो नहीं होगा। इंडिजेंट का मतलब क्योंकि वो पुअर है, ये हो सकता है पॉवर्टी स्ट्राइकन में, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट ऑप्शन है, हम देख सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट, तो ये इंडिजेंट का मीन्स एक्सट्रीमली पुअर और लैकिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो इट इज क्लोजली रिफ्लेक्ट द फ्रेज पॉवर्टी स्ट्राइकन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The organizers refused to allow him to speak at the function since he was known to make speeches that tended to provoke the ignite passions। तो tended to provoke, तो ये कुछ एक चीज है, ऑर्गेनाइजर एक किसी को रिफ्यूज कर रहे हैं कि आप वो कुछ ना ही बोले, क्योंकि वो जो बोलता है उससे झगड़ा हो जाता है, तो यही बोलना चाहते हैं। टेंडेड टू प्रोवोक, तो ये टेंडेड टू प्रोवोक का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है, इररेवरेंट स्पीचेस, इंसेंडियरी स्पीचेस, अनसब्सटेंटेड स्पीचेस एंड इररिलेवेंट स्पीचेस, ठीक है। तो इस हिसाब से इंसेंडियरी स्पीचेस होंगे, क्योंकि इंसेंडियरी का मतलब है refers to speech or writing intended to strip up conflict, stir up conflict, passion or hostility, matching the idea of provoking and igniting passions। तो ये इसका मतलब ही है इंसेंडियरी का कि ये स्पीच है जिससे आप मतलब उत्तेजित होंगे, आप एंग्री हो जाएंगे, ये आपके एंगर को, हाँ, ये आपके एंगर को इग्नाइट करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She was criticized for her views that were often restricted to small local issues and ignored matters of national importance। तो क्या है ये ऑप्शंस, यूनिलैटरल, लिबरल, पैरोकियल, लिमिटेड, ठीक है। तो आप सोचिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। She was criticized for her views that were often restricted to small local issues। तो ये कोई लड़की है जिसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो नॉर्मली लोकल इश्यूज पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स पे ध्यान नहीं देती। तो इससे क्या होगा, यूनिलैटरल, लिबरल, यूनिलैटरल तो नहीं होगा, लिबरल भी नहीं होगा, पैरोकियल हो सकता है, ठीक है, और लिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन पैरोकियल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पैरोकियल का मतलब है मीन्स नैरो माइंडेड और कंसर्न्ड ओनली विद लोकल इश्यूज। तो पैरोकियल का मतलब ही यही है, मीन्स नैरो माइंडेड और कंसर्न्ड ओनली विद लोकल इश्यूज। तो ये क्लियरली ये सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है, जो है ऑप्शन नंबर 3, तो वो है करेक्ट ऑप्शन। नाउ when profits began dropping steeply, all of a sudden he realized that he ought to wind up his business soon। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रॉफिट धड़ाम से गिरने लगे तो आपको समझना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो अब उठने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये है इसका मतलब। तो अब ड्रॉपिंग स्टीपली, बिगेन टू ड्रॉपिंग स्टीपली, इसका हमको मीनिंग है तो प्रेसिपिटसली, ये एक है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली,
ठीक है, कैटाक्लिज्मली और ड्रामेटिकली, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो प्रेसिपिटसली वही सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है, जो है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रेसिपिटसली का जो मीनिंग है उसका मतलब है मीन सडनली एंड स्टीपली एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग द फ्रेज। तो इसका मतलब है सडनली कुछ फॉल हो जाना, कुछ ड्रॉप हो जाना, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा चल रहा है अचानक से ड्रॉप हो गया, ठीक है, उसका मतलब है प्रेसिपिटसली। तो इस हिसाब से यही जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया है आपका 20 क्वेश्चन। तो हम जो देख रहे हैं कि यूपीएससी का ईपीएफओ का जो एपीएफसी वाला जो क्वेश्चंस हैं, इनमें जो इंग्लिश क्वेश्चंस हैं हम वो अच्छे से देख पा रहे हैं कि टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। इन 20 क्वेश्चंस में ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे 2023 में आए हैं। फर्स्ट जो है वो है पैराजम्बल्ड, सेकंड जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग वाला है, थर्ड है वो अनसीन पैसेज है, और जो फोर्थ है वो क्लोजेस्ट मीनिंग टाइप ही है, हम वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा एक फ्रेज दिया गया है, उस फ्रेज को आप क्योंकि एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो इन 4 टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और इन 4 टाइप के क्वेश्चन में आपको पता ही चल रहा है कि ये ज्यादा ग्रामर बेस्ड तो नहीं है, बट ये जो चारों टाइप के हैं इनके लिए हमारे वोकैब्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, इसी के ऊपर ही ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है अगर आपको 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यही है आज का क्लास, ठीक है, आज के लिए यही। नेक्स्ट क्लास में हम और 20 क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक है, जो दूसरे ईयर के होंगे।